Over to you, sir. धन्यवाद सोनल जी। हम अपनी संवाद श्रृंखला के तहत छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में है और बिलासपुर में हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत प्रथम सत्र के रूप में करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि मेरे साथ जो 4 मेहमान बैठे हुए हैं उनका आपसे परिचय कराऊं, लेकिन परिचय की शुरुआत करूं एक बार जोरदार तालियां आप चारों के लिए। 2 घनिष्ठतम मित्र मेरी दाईं तरफ बैठे हुए हैं। लोग इन्हें प्रतिद्वंदी के तौर पर देखते हैं, लेकिन बाद में लोग बोलते हैं कि उतने प्रतिद्वंदी जो सामने दिखते हैं उतने ही गहरे मित्र बाद में रहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का बिलासपुर अंचल में चेहरा विजय जी हमारे साथ में है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां विजय जी के लिए। और अपने तेवर से विपक्ष में रहते तो ख्यात थे ही, पर जब सत्ता में रहते हैं तब भी उनके तेवर विपक्ष टाइप के ही लगते हैं। तो सुशांत जी हमारे साथ में हैं, बेलदरा क्षेत्र के विधायक हैं। वो तेवर उन्होंने अभी भी खोया नहीं है। तो सुशांत जी आपका भी स्वागत है। एक तरफ तेवर है, दूसरी तरफ सौम्यता है। मेरी बाईं तरफ जो बैठे हैं उनका नाम धर्मजीत सिंह है। मिलनसारिता में, सज्जनता में, सौम्यता में जो नाम छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़े अदब और सम्मान से लिया जाता है, उनमें से एक नाम धर्मजीत सिंह जी का होता है। धर्मजीत जी हमारे साथ में। धर्मजीत जी बहुत बहुत स्वागत आपका। और मेरी बाईं तरफ जो आखिरी में बैठे हैं, वर्तमान में वो विधायक हैं, पर 2 साल पहले तक लोग बोलते थे बिलासपुर का सुपर सीएम इसी व्यक्ति को कहते हैं। नाम अटल श्रीवास्तव है। तो आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम अटल जी से ही करते हैं। 25 साल छत्तीसगढ़ को हो गए। 2 साल छत्तीसगढ़ में बदलाव के साथ विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में नई सरकार को हो गए। बाकी को कितना बदलाव लगा वो तो अलग बात। अटल जी, आप कितने बदलाव के साथ गुजर रहे हैं ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। कहां थे, कहां हैं, थोड़ा बताइए ना। देखिए, सबसे पहले तो आईएनएस को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक सार्थक संवाद के शुभारंभ किया है। 25 साल छत्तीसगढ़ को बने हो गए। मैं तो चाहूंगा कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है और बहुत होना है। 21वीं सदी के भारत का सपना देखा गया था जिसका 25 साल पूरा हुआ। मैं बिलासपुर की बात करूंगा तो बिलासपुर में केवल एक गुरु घासीदास विश्वविद्यालय था। आज बिलासपुर में 4 विश्वविद्यालय हैं बिलासपुर जिले में। पहले मेडिकल कॉलेज नहीं था, छत्तीसगढ़ बनने के बाद मेडिकल कॉलेज बना। एजुकेशन के क्षेत्र में हमने बहुत काम किया। एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल अभी बन के तैयार हुआ है। अभी काम उसमें पेशेंट्स नहीं देखे जा रहे हैं, पर जल्दी ही उसका काम होगा। और बिलासपुर छत्तीसगढ़ का दूसरा बड़ा शहर था जहां हाईकोर्ट का निर्माण हुआ, जहां एससीसीएल का हेडक्वार्टर है, जहां पर सीपत में एनटीपीसी का प्लांट है, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे है। पर मैं कहूंगा कि जो डेवलपमेंट रायपुर का हुआ है वो डेवलपमेंट बिलासपुर का नहीं हो पाया है, दूसरे बड़े शहर होने के बाद भी। उसका रीजन आप कुछ भी मान लें। हम कुछ भी क्यों माने, आप बताओ ना। आपको बुलाई इसलिए है। उसका मतलब यही है कि जो नेतृत्व था, मुझे ऐसा लगता है कि उनको जिस और इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाना चाहिए था बिलासपुर का, वो ध्यान नहीं दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बिलासपुर रायपुर से बहुत कमजोर है। और मुझे लगता है कि जब कभी भी नेतृत्व की बात आती है तो कभी नेतृत्व अच्छा होता है तो प्रशासनिक सपोर्ट नहीं मिल पाता है बिलासपुर के विकास को। जब प्रशासनिक अच्छा होता है तो नेतृत्व का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। और ये जो कॉम्बिनेशन नहीं बनने के कारण बिलासपुर मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आपकी शिकायत किससे है? आपकी शिकायत अजीत जोगी जी के दौर से है, देखिए रमन सिंह जी के दौर से, या आप भूपेश जी से बहुत नाराज हैं? मतलब देखिए पता तो है ना क्या हुआ। आपने कहा कि नेतृत्व के स्तर पर दिक्कत रही। 25 साल में 8 साल कांग्रेस की सरकार रही और बाकी समय बीजेपी की। अजीत जोगी जी जब मुख्यमंत्री बने जी तो वो हिस्से बंटवारे में ही उनके 3 साल निकल गए। कहाँ मंत्रालय खुलेगा, कहाँ क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा रहेगा। और 3 साल बाद रमन सिंह जी की सरकार आई। रमन सिंह जी ने नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। छत्तीसगढ़ की संपदा का कैसे हम उपयोग कर सकें उसमें काम किया, पर बहुत सारी कमियां भी रही। और माननीय भूपेश बघेल जी के 5 साल को आप छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था से देखिए कि किस तरीके से उन्होंने गांव को पहचाना, गांव की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़े। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता था। हम इंफ्रास्ट्रक्चर में काम तो करते हैं पर गांव की तरफ हमारा ध्यान नहीं था।
तो गांव की तरफ अटल ध्यान जी, आप किसान- विषयांतर कर दिए। बिलासपुर के विकास को बात कर रहे थे, अचानक ग्राम की संपदा, ग्राम के संदर्भ में, मतलब भूपेश जी के संदर्भ में बात की। बिलासपुर में भी- 5 साल में क्या हुआ बिलासपुर में? बिलासपुर में भी गांव है, केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, बिलासपुर में भी गांव है, और गांव का विकास हुआ है। जी। जिस तरीके से आज बात कर रहे हैं आप किसानों की, तो किसान बोलते हैं कि हम समृद्ध हुए, हमको 3100 रुपए धान की कीमत मिल रही है। तो कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुआ है। पहले बहुत कच्चे मकान होते थे, आज गांव में जाइए आपको पक्के मकान मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गांव का विकास हुआ, और गांव का विकास जब तक नहीं होगा तब तक छत्तीसगढ़ का विकास नहीं ना होगा। ना अटल जी, आप हमारे साथ में जो है खिलवाड़ कर रहे हो। जो सीधे सीधे बात बिलासपुर के संदर्भ में हो रही थी, बिलासपुर के विकास की हो रही थी। आपने अपनी वेदना को व्यक्त किया एक मतलब जुझारू जनप्रतिनिधि, जागरूक जनप्रतिनिधि होने के नाते, कि यहाँ पर वो विकास नहीं हुआ जो रायपुर का हुआ, और उसकी वजह नेतृत्व की कमी रही। तो हमने पूछ लिया, तो रमन सिंह पे तो आपने कह दिया कि भाई उनके समय पे तो बहुत काम हुआ। जोगी जी के संदर्भ में आपने बता दिया कि वो तो झगड़े पकड़े में ही निपट गए 3 साल। पर 5 साल के विषय में भी तो बताइए, और 2 साल के विषय में भी बताइए। 5 साल मैंने एक आपको बताया कि गांव बिलासपुर की बात, जहां तक बात हो रही है तो पूरे बिलासपुर जिले की बात हो रही है जी। दूसरा, बिलासपुर में अभी आप देखेंगे कि अरपा नदी के दोनों साइड जो सड़क बनी है, जिसके अभी आप आए होंगे, जी। दोनों बैराज का निर्माण हुआ। तो इस क्षेत्र में बिलासपुर में काम हुआ कि एक ऑप्शंस दिया गया। बिलासपुर में ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या थी, उसको लेकर काम हुआ। तो जब खत्म हो गई। सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ट्रैफिक समस्या खत्म हो गई। ट्रैफिक समस्या कभी खत्म नहीं होगी, जितनी गाड़ियां बिकेंगी ट्रैफिक समस्या का। आप देखिए कि पिंक स्टेडियम का निर्माण हुआ, गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत अच्छा स्टेडियम का निर्माण हुआ, स्विमिंग पूल के बाजू में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बड़ी है। बेहतराई स्टेडियम मैं जानता हूं कि अमर अग्रवाल जी के समय उसका उद्घाटन हुआ था, पर शिलान्यास हमारे समय में हुआ। तो एक बहुत अच्छा इंडोर बेहतराई स्टेडियम बना है, जहां पर 10,000 की कैपेसिटी का इंडोर स्टेडियम है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, पर जो काम होना चाहिए, जितनी जल्दी होना चाहिए, वो हमेशा लेट बिलासपुर को मिलता है। बिलासपुर के भाग में शायद यही लिखा है कि मिलेगा, पर इंतजार के बाद मिलेगा, देर से मिलेगा। देर से मिलेगा, ये आकलन है अटल जी का। हमारे साथ सुशांत जी बैठे हैं, लोग बोलते हैं उनको तो ठीक समय पे मिला। आप क्या कहते हो सुशांत जी, बिलासपुर के संदर्भ में? देखिए, बिलासपुर और रायपुर की तुलना इसलिए नहीं की जा सकती कि विकास हमेशा बाजार के भरोसे चलता है, और निसंदेह ही छोटा राज्य होने का लाभ राजधानी क्षेत्र को मिला है, और वहां विकास इसलिए हुआ है कि वहां बाजार है। लेकिन बिलासपुर के साथ कोई अन्याय हुआ है ऐसा भी नहीं। अटल भैया बोल रहे थे बात, वो डॉक्टर रमन सिंह जी के राज की बात कर रहे थे। लेकिन अभी जो बिलासपुर के साथ दोहरा रवैया नीतिगत निर्णयों में या प्रशासनिक निर्णयों में हुए हैं, उस पर हमको चिंतन करने की आवश्यकता है कि बुनियाद बिगड़ी हुई है, उसको सुधारने की आवश्यकता है। बिलासपुर में हम कोई भी निर्माण आज जब कर रहे हैं, तो जो पुरानी विसंगतियां हैं उसको अगर सुधारेंगे नहीं, तो शायद तक वो निर्माण हमारे लिए बेमानी हो जाएंगी। छोटा सा उदाहरण है, अटल भैया जिस बैराज की बात कर रहे थे, वो बैराज शहर के बीचों बीच है और नदी में 70 नाले गिरते हैं, लेकिन सड़क निर्माण कर दिया गया है। अब पैसा तो राज्य सरकार या किसी का भी पैसा जनता का लगा है। अब उस बुनियाद को सुधार करके वो शहर के लिए उपयोगी हो, इसका चिंतन करने का काम हमारी ओर है, और हम उस काम को कर रहे हैं। जो एनीकट्स बने हैं वो आने वाले समय में गंदे नाले के स्वरूप को स्वीकार ना करें, पानी रुके ना, जिससे संक्रमण ना फैले शहर में, इसका चिंतन करना, उस पर व्यवस्था सुधारना, ये हमारी ओर है और हम उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन व्यवस्थागत दृष्टि से बिलासपुर का आउटर रिंग रोड आज तक नहीं बना है। हम उस आउटर रिंग रोड को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो बुनियाद सुधारने की बात। विद्युतीकरण की व्यवस्थाओं में बिलासपुर पिछड़ा हुआ है। तो माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार बनने के बाद हमने 5 सब स्टेशन प्रस्तावित किए हैं। कुछ जगहों पर जमीनों की समस्या है, उसको सुधार कर वो सब स्टेशन बनेंगे तो बिलासपुर का विद्युतीकरण का दबाव कम होगा। बहुत सारे ऐसी बुनियाद हैं। खेल के क्षेत्र में हम 70 करोड़ के आसपास मात्र 2 वर्षों में हमने निर्माण के पैसे लाए। अगर नगर निगम के विकराल स्वरूप को इसलिए विकराल कह रहा हूं कि पूर्ववर्ती सरकार में गांवों को विसंगतिपूर्ण तरीके से नगर निगम क्षेत्र में जोड़ा गया, जिसकी कोई यानी रचना ही नहीं की गई कि उस पर विकास कैसे पहुंचेगा। आज हम जब उस बुनियाद को ठीक करने में लगे, तो मैं गौरव के साथ कहूं या चिंता करूं कि मात्र 168 करोड़ रुपया 16 वार्डों में लाया हूं, जो बेलतरा विधानसभा के हिस्से में है। लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। अगर मैं 1000 करोड़ उन 16 वार्डों में लगा दूं
तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से विकास के मुख्य मार्ग में आने के लिए वो तरसते रहेंगे। तो ऐसी विसंगतियां चुनौती के रूप में हम सब की ओर है। और मेरे तो एक आग्रह आपके माध्यम से ये है कि दल की बजाय दिल से बिलासपुर की चिंता करनी पड़ेगी, तब बिलासपुर उस रास्ते पर चल पाएगा जिसकी चिंता हमको करनी है। तो दल की बजाय दिल से चिंता करें। तो दिल के साथ हमारे साथ धर्मजीत सिंह जी बैठे हैं। धर्मजीत जी, पहली बार के विधायक सुशांत जी बता रहे हैं 16 वार्डों के लिए 168 करोड़ रुपए ले आए। तखतपुर के सम्माननीय विधायक धर्मजीत सिंह जी कितना ले पाए, या सब कुछ आपके हिस्से का भी सुशांत जी ले गए? नहीं, उसको मैं सुधार देता हूं कि मेरे पास 16 वार्ड आते हैं, उनके पास नगर निगम के 4 वार्ड आते हैं, तो उस अनुपात में वो मुझसे ज्यादा लाए। बताने तो दो है उन्हें। आप अचानक इतने डिफेंसिव क्यों हो गए? लोग तो सुशांत जी को ऑफेंसिव में जानते थे। आदरणीय, सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने हमारे बिलासपुर का चयन किया सार्थक संवाद के लिए। और ये संवाद जो होगी, इसकी चर्चा बहुत दूर तक जाएगी और निश्चित रूप से इस संवाद के निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए हमारी सरकार विचार भी करेगी। 25 वर्षों के संसदीय सफर में मुझे इस बात का सौभाग्य है, और नीचे श्री धर्म कौशिक जी यहाँ बैठे हैं, कि हम मध्य प्रदेश में भी थे, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे। फिर वहां से जब छत्तीसगढ़ बना, उसका भी हम लोगों ने, जो अध्यादेश पेश हुआ उसमें हम लोग थे। फिर राजधानी की जब चर्चा हुई तो हम लोगों ने पुरजोर तरीके से बिलासपुर का सपोर्ट किया, मांग की जी। लेकिन राजधानी रायपुर में बनी। फिर छत्तीसगढ़ आए, जसपुर के टेंट हाउस में बैठ के कपड़े के विधानसभा में भी हम लोग विधायक के दायित्व का निर्वहन किए। फिर दूसरी विधानसभा भवन में आए, अब नई में भी गए, वहां भी बैठने का सौभाग्य मिला। ये तो हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव की अनुभूति है। इन 25 वर्षों में लगभग 5 मुख्यमंत्रियों के साथ जी उठने बैठने, उनके काम करने का तरीका देखने का मौका मिला। और हर मुख्यमंत्री अपने अपने लेवल पे, अपने अपने सोच के मुताबिक काम करने का प्रयास किए। 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने बहुत आगे बढ़ने का काम किया है। छत्तीसगढ़ एकदम पिछड़ा नहीं है, छत्तीसगढ़ एकदम खराब बीमारू राज्य भी नहीं है, लेकिन हमारी संभावनाएं बहुत अपार हैं। जी। हम अगर चाहें तो अपने छत्तीसगढ़ को देश के सबसे अग्रणी राज्य के रूप में बना सकते हैं, और उसके लिए हमारे पास काम भी है और हमारे पास जज्बा भी है, और उस दिशा में ही हम काम कर रहे हैं। जहां तक बिलासपुर की बात है, तो निश्चित रूप से मैं इस बात को विधानसभा के अंदर भी बोला हूं जी, और इसी सरकार में बोला हूं। मैं बहुत ज्यादा ये नहीं देखा कि मैं सरकार के पक्ष में बैठ करके इस प्रकार की बात करूंगा तो उसका क्या फल होगा, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरी बात को बहुत ही गंभीरता से सरकार ने लिया। मैंने सरकार से ये कहा था कि अगर डेवलपमेंट करना है, तो अगर न्यायधानी के लिए डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बन रहा है, राजधानी के लिए, तो न्यायधानी के लिए भी बनना चाहिए। हमको भी हवाई जहाज में उड़ने का अधिकार है, हमको भी अच्छी सड़कों में चलने का अधिकार है। सारे संस्थान रायपुर में खुल रहे हैं, बिलासपुर में भी खुलना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो ये प्रदेश वैसा ही दिखेगा जैसे किसी एक व्यक्ति को एक शर्ट पहना दिया जाए और एक तरफ की बाही उसके हाथ में बंद किया जाए और दूसरी तरफ की बाही काट दिया जाए, तो वो जोकर दिखेगा। ये बात मैंने विधानसभा में कहा, और मुझे इस बात का संतोष है कि बिलासपुर के हवाई सेवा के लिए, जमीन लेने के लिए और डेवलपमेंट के लिए सरकार ने सप्लीमेंट्री बजट में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मेरा अपना अनुभव यह है कि हमारे मुख्यमंत्री बेहद शालीन, शांत, गंभीरता से बात को सुनने वाले और स्वच्छ मन से काम करने वाले हैं। कभी भी मैंने उनको रिवेंजफुल ऑर्डर देते या कोई गुणा भाग करते मैंने नहीं देखा। एक बेहद अच्छे इंसान जो कि एक गरीब आदिवासी परिवार का है, उनमें दर्द है कि वो छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाएं। और मेरा ये भी अनुभव है कि करोड़ों की बात है, ठीक है, सुशांत युवा हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, लाए हैं, लेकिन हम लोग भी
करोड़ों रुपया लेकर के आ रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही उप मुख्यमंत्री जी का 140 करोड़ रुपए का उद्घाटन शिलान्यास तखतपुर में हुआ। अभी 48 करोड़ का और होना था, पर कुछ काम छूट गए थे प्रशासन के द्वारा, तो उसको जोड़ करके करेंगे। महापौर भी हमारी थी, हम लोग तो छोटा सा हिस्सा है बिलासपुर शहर में, पर मैं इस शहर के हिसाब से हिसाब किताब नहीं बता रहा हूं। एक विधायक का धर्म है कि बिजली, शिक्षा, सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य और पेयजल, अगर इन 5 लक्ष्यों को लेकर के वो काम करेगा तो 80% जनता को वो मदद कर सकता है। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे यहाँ बहुत सी जगह में हाई स्कूल नहीं है, कहीं बिल्डिंग की कमी है, कहीं कॉलेज की कमी है। स्वास्थ्य में हमारे पास बढ़िया अस्पताल नहीं है। सारे अस्पताल अगर बिलासपुर में हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे दूरस्थ गांव के लोगों को चिकित्सा सुविधा मिले। तो बिजली, शिक्षा, सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य और पेयजल, और इन सभी मुद्दों पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी भरपूर पैसा दे रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है कि जिन कामों को हम बोलते हैं वो प्रोसेस होकर के आता है, और जब आता है तो उसके आदेश के साथ ही उसकी राशि भी हमारे पास आ रही है, और ये हमारे कुशल वित्तीय व्यवस्था का परिचायक है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे माननीय नेतागणों को और वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि वो वही प्रोजेक्ट मंजूर करते हैं जो जनहित का है, और उस प्रोजेक्ट में राशि की कोई कमी नहीं आती। मेरे पास 2-3 सवाल हो गए आपकी बातों से। जी बताइए। एक तो आपने बताया कि विकास कार्य के लिए ये पैसे आए, शहर के संदर्भ में ये पैसे आए, और आपने आभार जताया माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति। फिर आप उदार हुए तो आपने वित्त मंत्री जी के प्रति भी आभार जताया। पर यहां पर एक नगरीय प्रशासन और लोक निर्माण मंत्री भी हैं, उनके साथ संबंध कैसे चल रहे हैं? धर्मजीत भाई को याद नहीं आया? मैंने कहा पूछ ले धर्मजीत भाई, सब ठीक तो है? आप सुन नहीं पाए सर। हमारे उप मुख्यमंत्री जी से मैंने 140 करोड़ का शिलान्यास भूमि पूजन कराया जी, तो उनके विभाग का भी पैसा आता है जी। और नहीं, लेकिन उनके प्रति भी आप आभारी हैं कि नहीं? मैं बहुत आभारी हूं, खुलेआम आभारी हूं, और वो मेरे लिए विशेष प्रेम भी रखते हैं, और सबसे ज्यादा पैसा मुझे देते हैं। नगर निगम बिलासपुर की बात नहीं है, तखतपुर में भी देते हैं, और उनसे हमारा एक अलग रिश्ता है। नहीं, उसी रिश्ते को समझना चाहता हूं मैं समझा कि भाई धर्मजीत भाई ने अपना जो विधानसभा का सफर बताया, तो कुल मिलाकर लोरमी से लेके तखतपुर तक आए धर्मजीत भाई, तो पहले ठीक जगह थे कि अब जाके ठीक जगह आए? नहीं साहब, मैं आपको बताता हूं। मुझे पंडरिया का भी विधायक रहने का सौभाग्य मिला जी। मैं लोरमी में भी विधायक था जी, अभी तखतपुर में भी हूं जी। और ये किसको डरा रहे हो आप? मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपसे मुझे नहीं डरा रहे, इनमें से किसको डरा रहे हो? नहीं, मैं इनमें से किसी से नहीं। मैं ज्यादा बेलतरा कोटा देखा नहीं हूं, जितना देखा हूं उतनी एक बार जोरदार तालियां धर्मजीत जी के लिए। और साहब, मैं तीन बार कांग्रेस से विधायक था जी। एक बार जोगी कांग्रेस से, निर्दलीय समझिए उसको जी, और अभी भाजपा से हूं। तो जनता के अब कौन आपको संभावना के तौर पर देखे? अब देखिए साहब, राजनीति में तो क्या होगा, कैसे होगा, इसको तो कोई बता नहीं सकता, भविष्यवाणी नहीं कर सकता। मैं उप मुख्यमंत्री जी की बात बता रहा हूं जी। माननीय उप मुख्यमंत्री जी उसी विधानसभा से विधायक हैं जहां से मैं 4 बार विधायक रहा हूं, और वो वहां से चुनाव लड़े हैं। तो लोरमी का प्रेम हम दोनों के प्रेम को मजबूत करता है, इसलिए उनके प्रति पूरा आदर है। पैसा भी देते हैं, और वो बहुत ही तत्कालिक रूप से काम करते हैं, तेज गति में काम करने वाले उप मुख्यमंत्री जी हैं। और हमारे वरिष्ठ नेता बैठे हैं, धर्म कौशिक जी, अमर अग्रवाल जी। मैं तो नया हूं यहाँ जी, भाजपा में कोई बहुत ज्यादा मेरा मतलब आपका लोरमी का विधायक होना अभी तखतपुर को पर्याप्त फल रहा है। कांग्रेस प्रदेश का उप मुख्यमंत्री अभी लोरमी से है। तखतपुर में मैं पहले सुना था कि यहाँ बहुत विकास की गंगा बही है जी, तो मैं पहले 6 महीने तो विकास की गंगा खोजते गया। गंगा वंगा तो मुझको मिली नहीं, पर मैं अर्पक और खुड़िया का पानी ही ले आऊं तो आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि तखतपुर के पीने के पानी के सिर्फ एक शहर के लिए 47 करोड़ रुपए का
प्रोजेक्ट न केवल मंजूर कराया, काम चल रहा है और उसमें 200 करोड़ रुपया लागत से खुड़िया के डैम से पानी आएगा। लोरमी का रिश्ता टूट नहीं सकता। लोरमी का पानी तखतपुर के लोगों को मिलेगा। मीठा पानी पहली बार वो लोग पाएंगे। तो ये बड़े बड़े काम हैं, पर ज्यादा चिल्ला चोटी करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप ज्यादा काम करेंगे तो जनता देखेगी। आपका व्यवहार जनता ऑब्जर्व करती है। आपकी एक एक हरकत जनता देखती है। आप छिप करके कोई काम करेंगे और सोचेंगे कि जनता नहीं जानेगी, तो उस दिन आपके पतन का वही कारण बनेगा। और इसलिए जनता के बीच में साफ सुथरे तरीके से रहिए और जनता के बीच में सबसे छोटा आदमी बन के रहिए, तभी आप आगे बड़ा आदमी बन सकते हैं। ये संदेश किसके लिए धर्मेंद्र मैं जी सबके का? लिए दे रहा हूं। मैं ये संदेश सबके लिए दे रहा हूं साहब। अपने लिए भी दे रहा हूं, यहां बैठे हुए लोगों को भी दे रहा हूं, जो आने वाले हैं उनको भी दे रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि हमको बनाने वाली है जनता, तो हमसे बड़ी हुई जनता। हम हैं उनके आगे में छोटे लोग जो बनते हैं उनकी कृपा से। तो हमको छोटा बन करके अपनी जनता का आशीर्वाद लेने के लिए उनकी सेवा करने का काम करना है और हम पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। मुझे आना है विजय जी के पास, लेकिन मेरा एक सवाल रह गया। मैंने कहा था, आपने बड़ा लंबा बोला तो सवाल कई निकले थे। कर दीजिए सर। तो आपने बताया कि हमको भी हवाई जहाज पर चलने का अधिकार है। बहुत अच्छी बात है। हवाई जहाज पे जब चलवाओ तब चलवा देना। अभी तो रेलवे में चलने के लिए बड़ी मुश्किल जा रही है धर्मजीत भाई। रोज ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं। इस तरह कुछ ध्यान जा रहा है आपका? बहुत जा रहा है साहब। आपको मैं एक बता दूं जी कि जब रेलवे का प्लेटफॉर्म जो मॉडर्न बनने के लिए मंजूरी हुई थी, आधुनिकीकरण के लिए, तो उसमें पहले स्कीम बन गया था वो जो लाल वाली बिल्डिंग है, हेरिटेज बिल्डिंग, उसको तोड़ने के लिए। मैं पहला व्यक्ति हूं विधायक जो मैंने प्रधानमंत्री को उसमें पत्र लिखा था, वो बच गया जी। हमारे उसलापुर को भी हमने रेलवे प्लेटफॉर्म को डेवलप कराया। अंडरब्रिज जो हमारी बहुत बड़ी समस्या थी, जिसमें 40,000 लोग रहते हैं, वो आकर के ब्रिज के पास खड़े रहते थे, वो अंडरपास वहां बन रहा है। ट्रेन की जहां तक व्यवस्था है, मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं और सबसे ज्यादा रेलवे के अधिकारियों के इस तानाशाही निर्णय का भी विरोध करता हूं, जो रेलवे की कॉलोनियों में बैरिकेड लगा करके रास्ता बंद किए हैं। कलेक्टर साहब वगैरह से भी हम लोग बुलवाए हैं, पर वो लोग तो कलेक्टर, कमिश्नर, छत्तीसगढ़ की सरकार से अलग हट के अपने आप को सोच रहे हैं, जो कि गलत है। उसको इस पर विचार करना चाहिए। रेलवे की कॉलोनी सबसे बेहतरीन सुंदर कॉलोनी है। वहां के लोगों को जबरदस्ती 100 मीटर को 500 मीटर चलवाने की जरूरत नहीं। हर रास्ते को ब्लॉक कर दिए। क्या तरीका है? ट्रेन चलना चाहिए। हमारे माननीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी ने 70 या 72 ट्रेनों के ठहराव को पहली बार ऑर्डर करवाया है। कोरोना के समय से वो बंद था और पहली बार रेल मंत्रालय ने ऊपर से जो आदेश हुआ है उसमें ये काम हो रहा है। पर ट्रेन की व्यवस्था ठीक होना बहुत जरूरी है और बिलासपुर में हवाई जहाज भी उड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूं, हम लोग सब चाहते हैं कि हम भी दिल्ली यहां से अपने घर के आगे के एयरपोर्ट से बैठ करके जाएं, और उसके लिए मुझे जितनी बार भी विधानसभा में बोलना पड़ेगा मैं बोलूंगा, चिल्लाऊंगा, चीखूंगा, मांग करूंगा और डट के मांग करूंगा, क्योंकि बिलासपुर का ये हक है। तो खरी बात करने के लिए धर्मजी जी आपका आभार। लेकिन मैं विजय जी के पास आना चाहता हूं। कमाल के शख्स है विजय जी। इतना हंगामा तो व्यक्ति के जीतने पर भी नहीं होता जितना टिकट मिलने पर पूरे देश में हुआ। विजय जी वो शख्सियत है। तो विजय जी, ये जानने में दिलचस्पी है, 25 साल में तो बहुत बात हुई, 2 साल के संदर्भ में थोड़ा रोशनी दीजिए ना। मैं आपका ध्यान, चूंकि आपने 25 साल स्टार्ट किया, शुरुआत 25 साल से की। छत्तीसगढ़ बनने के बाद मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो यह माना जाता था कि जब छत्तीसगढ़ बना तो 2 महत्वपूर्ण शहर जो प्रमुख माने जाते थे वो रायपुर और बिलासपुर है। इस बारे में भी बात हुई कि रायपुर का विकास की तुलना में बिलासपुर का विकास कैसे हुआ। मैं इसको मानता हूं कि रायपुर और बिलासपुर को न्यायधानी मिला, राजधानी रायपुर को मिला, लेकिन 2 बड़े शहरों में विकास की जो परिकल्पना है वो राजनीतिक इच्छा शक्ति, और मैं ऐसा सकता हूं कि सिर्फ चुनावी मैनेजमेंट से चुनाव जीतना और बिलासपुर के साथ सौतेला व्यवहार इस प्रदेश में हुआ है। और जहां तक बिलासपुर की बात है,
बिलासपुर तो संघर्षों का शहर रहा है। यहां जब भी कुछ मिला है तो संघर्ष से मिला है। अगर गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है तो भी यहां के नागरिक प्रबुद्धजन संघर्ष से लिए हैं। यदि रेलवे जोन की भी स्थापना हुई है, श्रेय कोई भी ले सकता है, लेकिन यहां संघर्ष हुआ है बिलासपुर रेलवे जोन के लिए, तो आम जनता सड़क पर उतरी है तो संघर्ष किया है। एसईसीएल का हेडक्वार्टर मिला तो संघर्ष से मिला है। आज भी हवाई सेवा के लिए लगातार सालों से धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि बिलासपुर के हिस्से में हमेशा संघर्ष की एक गाथा रही है। और रही बात 2 सालों की, आपने कहा है, चूंकि हमारे ऊर्जावान विधायक सुशांत शुक्ला जी ने बेलतरा के परिप्रेक्ष्य में कुछ बातें आंकड़े कहे हैं। उन्होंने कहा कि बेलतरा की परिस्थितियां ऐसी हैं कि जब से बेलतरा विधानसभा बना है लगभग 5 चुनाव हो चुके हैं और वहां से आज तक भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही चुने गए हैं। सुशांत शुक्ला जी को भी यह श्रेय मिला है कि वो वहां से विधायक बने हैं। मैं आंकड़ों पे नहीं जाता, न मैं कागजों के मायाजाल में फंसूंगा। 168 करोड़ रुपए, सुनने में तो ऐसा लगता है कि 1 मिनट में यह बात खत्म हो जाएगी। हकीकत, जमीनी हकीकत यदि आप जाते हैं तो जमीनी हकीकत आप देखेंगे कि मैं अगर सिर्फ बिलासपुर के बगल में अगर सेंदरी मोपका बाईपास ले लूं तो स्थिति यह है कि कोई व्यक्ति यदि वहां से गुजरता है तो मैं ऐसा समझता हूं कि उसको इस बिलासपुर के विकास की गाथा, जो कि नगर निगम से लगा हुआ समय है, आपको देखने को मिलेगा। एजुकेशन के मामले में देख लीजिए, और एजुकेशन के साथ साथ बेलतरा विधानसभा 5 विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, आज तक ब्लॉक नहीं बन पाया है। रमन सिंह की भी 5 साल की सरकार रही है, उससे पहले भी सरकार रही है, आदरणीय रमन सिंह जी की, हमारी भी सरकार रही है, मगर आज तक बेलतरा विधानसभा बिल्हा ब्लॉक के अंतर्गत आता है, बेलतरा ब्लॉक नहीं बन पाया। जो तहसील बनी है हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार में, जहां 5-5 बार विधायक जो है 2008 के बाद विधायक भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं। इरिगेशन के मामले में लें, एक ही सिंचाई का साधन है इरिगेशन, खूटा घाट। सिंचाई की व्यवस्था इतनी अति आवश्यक है, सिंचाई की वहां की व्यवस्था। और आप प्रदूषण को ले लेंगे तो लगातार जो कोलवाशरी खुल रहे हैं, पहले भी खुले हैं और आज भी खुल रहे हैं, उनकी जब एनओसी होती है तो पता नहीं क्या किस तरीके से आम जनता का, वहां के लोगों की बातें, भावनाएं सामने नहीं आ पाती हैं। वहां गांव के गांव प्रदूषण के शिकार हो रहे हैं, उस पर अभी कोई काम नहीं हुआ है। तो एक बात बताओ भाई, मतलब अगर बर्बादी कहीं है, आपकी बातों से समझ पाया इस इलाके में, तो वो बेलतरा विधानसभा में। तो मुझे ये समझाओ विजय भाई कि कांग्रेस ने बेलतरा के साथ ऐसा क्या अतीत में गुनाह किए हैं कि इतना सब बिगड़ जाने के बाद भी 5 बार चुनाव भाजपा जीत रही है। निश्चित रूप से ये बात सोचने का विषय है जी, और आम जनता के संज्ञान का भी विषय। तो मतलब आप मेरे सवाल का इंतजार कर रहे थे, अब सोचेंगे कि यार हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बेलतरा विधानसभा का परिदृश्य ऐसा है जी, जो उसका परिसीमन हुआ है। बेलतरा विधानसभा बना कैसे? आदरणीय अमर अग्रवाल जी विधायक हुआ करते थे, परिसीमन हुआ जी, और उसके बाद परिसीमन में बिलासपुर अलग हट के सीपत कट के बेलतरा विधानसभा का निर्माण हुआ जी। 17 वार्ड, अभी 16 और कुछ बूथ हैं जी। तो जो नदी के पार का इलाका है लगभग बेलतरा, और यहां तक कि उसलापुर, यदि उसलापुर रेलवे स्टेशन के ब्रिज को अगर आप उतरेंगे तो जो आपके मैग्नेटो सिटी मॉल है और शुभम विहार कॉलोनी है, वो भी बेलतरा विधानसभा है जी। शहरी एरिया। लगातार जो शहरी एरिया से आज तक जितने भी चुनाव आप प्रदेश में देखेंगे,
कि बेलतरा विधानसभा के ग्रामीण अंचल की जनता, ग्रामीण अंचल के लोग, गांव के लोग कांग्रेस पे भरोसा पहले भी किए थे और आज भी कांग्रेस पे भरोसा करते हैं। और आज तक का ये ऐसा मेरा मानना है कि आप निकाल कर देख लें तथ्यात्मक कि हार हुई है तो हम बिलासपुर शहर से हारे हैं बेलतरा विधानसभा, नहीं तो हमेशा गांव की जनता ने बेलतरा को तो विजय भाई, सहयोग जब किया। आप इतना गणित लगा के रखते थे, इतना हिसाब किताब बना कर रखते थे, ये इलाका भाजपा का, ये इलाका कांग्रेस का, तो कहां बेलतरा फंसने के लिए चले गए? आपको पता था कि वहां से अपन निकल ही नहीं सकते। बात बेलतरा विधानसभा में एक चैलेंज की, मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था जी, पार्टी ने मुझे वहां मौका दिया और मुझे ऐसा लगता था कि जिस तरीके से हमारी सरकार, भूपेश बघेल की सरकार ने शहरों के लिए परिसीमन किया। परिसीमन क्यों किया? हमारे विधायक साथी ने कहा कि 70 वार्ड बना दिए। जी, किसी भी सिटी को ए ग्रेड, बी ग्रेड बनाने के लिए वहां की पॉपुलेशन की भी जरूरत पड़ती है। जी, उस सिटी को पॉपुलेशन के हिसाब से उस बी ग्रेड की सिटी में लाने के लिए 70 वार्डों का गठन हुआ और भरपूर कोशिश, जितनी कोशिश हो सकती थी कि पहला हमारी सरकार का, जैसे हमारे विधायक साथी अटल श्रीवास्तव ने कहा कि हमारी सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पहले, प्राथमिकता हमारी थी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए, गांव के रहने वाले लोग मजबूती के साथ स्वयं मजबूत हो सके, और जब गांव का आदमी मजबूत होता है तो शहरों में भी रौनक होती है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। लेकिन मुझे पार्टी का आदेश हुआ, मैंने बेलतरा से चुनाव लड़ा, लेकिन मतलब आपकी इच्छा नहीं थी, पार्टी ने आदेश किया इसलिए लड़ना पड़ा। देखिए, कोई भी आदमी राजनीति में आता है तो उसकी इच्छा होती है कि जनसेवक बनने का। मुझे भी इच्छा थी, मैं 1992 में, लेकिन कहां से थी? देखिए, हम लोग एक साथ रहने की इच्छा तो इंसान की, बिलासपुर जिले का अध्यक्ष था, ये जरूर था कि मेरे पिताजी बीडीओ थे, कोटा में थे, वहां से मैं पढ़ा लिखा था, उन स्कूलों में पढ़ा था और वहां मेरा जो, चूंकि पिताजी का कार्यक्षेत्र था, मैं भी वहां काम किया। लेकिन मेरी कर्मभूमि बिलासपुर भी रही है, जहां बेलतरा विधानसभा है। मैंने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहते पूरे जिले में काम किया, कोटा में भी काम किया, बेलतरा में काम किया। लेकिन मैं आपको सवाल चुनाव लड़ने का नहीं है जी, सवाल है कि अगर पार्टी ने मौका दिया है और चैलेंज स्वीकार किया है कि आज तक कहीं भी कोई भी बेलतरा विधानसभा से कांग्रेस का विधायक नहीं बन पाया है, तो उस चैलेंज को पार्टी की कार्यकर्ता की हैसियत से मैंने स्वीकार किया है और उस लड़ाई को मैंने लड़ी है। नहीं तो वो लड़ाई अभी जारी रखना चाहेंगे कि बस होली है भाई? निश्चित रूप से 65 कहीं और देखा जाए। लगभग 65,000 लोगों ने कांग्रेस वो तो पार्टी को वोट ठीक है। किया आपका सवाल, आपसे सवाल क्या है भाई? चुनौती आपने स्वीकार की, वो तो ठीक है, पर चुनौती बरकरार रखने का मन है कि होली है चुनौती, आप कहीं और देखेंगे? चूंकि मैंने इसलिए आपसे निवेदन किया कि मुझे जनता ने वहां आशीर्वाद दिया है और जनता ने जब आशीर्वाद दिया है तो निश्चित रूप से मैंने उसको अपनी कर्मभूमि बनाया है। वहां की जनता की सेवा करना, वहां के विकास के लिए लड़ना, विपक्ष की भूमिका में यदि मुझे किसी भी तरीके का संघर्ष करना पड़ा तो मैं संघर्ष करूंगा। मगर मैं एक चीज जरूर मेरे मन में हमेशा रहती है, समाचार पत्रों में पढ़ता हूं कि 2200 करोड़, 1600 करोड़, 1800 करोड़ की घोषणाएं हो रही हैं, बयान आते हैं, समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है कि बेलतरा विधानसभा में लगातार विकास की गंगा बह रही है। वो गंगा बह रही है, समाचार पत्रों में बह रही है कि हकीकत में बह रही है, किस तरफ बह रही है? मैं जानता हूं कि मेरे साथी, मेरे भाई सुशांत शुक्ला कागज लेकर आए हैं, लेकिन आज 2 साल से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में है और मेरे भाई सुशांत शुक्ला जी को बने 2 साल से ऊपर विधायक बने हो गया है। वो 1600 करोड़ कहां खर्च हुए, किस जगह खर्च हुए? 1600 करोड़ कहते हैं स्मार्ट सिटी में खर्च हो गया इस बिलासपुर में, लगभग 1600 करोड़ बिलासपुर स्मार्ट सिटी में खर्च हो गया। कहां खर्च हुआ? कौन, किधर का विकास हुआ? भाई 5 साल में पता नहीं कि कहां खर्च हो गया, मौका मिला तो था।
स्मार्ट सिटी अगर तकनीकी रूप से देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, उसका नोडल अधिकारी जरूर नगर अरे निगम विजय भाई, कमिश्नर होता 5 है। साल राज्य में सरकार थी, तब खोज लेते कि ये 1600 करोड़ कहां खर्च हो गए। पर बहरहाल मैं आज तक आगे की बात बता कर रहा लेते हैं। हूं। अटल जी आपने हमारे- जब बात कही है जी। 2 साल की, तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि बिलासपुर में जो विकास हुए हैं, ये संघर्ष से, बिलासपुर में चाहे कोई भी सरकार रही हो, संघर्ष से मिला है। और जहां तक बेलतरा की बात है, बेलतरा की जनता, बेलतरा के लोग और प्रबुद्ध लोग उस विकास को खोज रहे हैं। और मैं भी कोशिश करूंगा कि जो घोषणाएं हैं मैं उसका स्वागत करता हूं, अगर हुई हैं, मगर धरातल में कब आएंगी? 2 साल निकल जाएगा, 1 साल चुनाव में लग जाएंगे। मुंडी पटक प्रतियोगिता, तो आप इतने परेशान क्यों हो? आपके लिए तो सहूलियत ही बनेगी ना, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? चूंकि आम जनता परेशान है। जी, आम जनता सड़कों को लेकर परेशान है, आम जनता इरिगेशन को लेकर परेशान है। आम जनता चाहती है कि उसको अगर बिल्हा में यदि ब्लॉक का काम है तो बेलतरा में, तो उसको बिल्हा ना जाना पड़े। बड़ी जल्दी आपको याद आया। 5 साल जब आपकी सरकार थी तब याद नहीं आया? हमने कि तहसील बनाया, हमने प्रयास किया। और 15 तो ब्लॉक क्या सुशांत जी के लिए छोड़ दिए थे? सेंट्रल से गवर्नमेंट से बनती है। ब्लॉक का गठन सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है। धर्मजीत जी कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं। धर्मजीत जी की बात सुनते हैं, फिर अटल जी के पास जाते हैं। विजय जी जनता की चिंता में यहाँ बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, आपका कर्तव्य भी है, अधिकार भी है। हमारी सरकार में वही प्रोजेक्ट डिक्लेयर किए जाते हैं जिसके लिए वित्तीय व्यवस्था रहती है। और मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बता देता हूं। उसलापुर जाइएगा अभी कार्यक्रम के बाद, 26 करोड़ रुपया की एक बिल्डिंग की मंजूरी कराए हैं, वो काम शुरू हो रहा है। भाई उसका हम लोग शिलान्यास भी नहीं किए हैं, पर काम शुरू करा दिए हैं। नहीं, आपके यहां तो बगैर टेंडर के भी काम हो जाता है। जी। काम हो जाता है, बाद में टेंडर होता है, ये तो हम लोगों को पता चल गया। आप वरिष्ठ विधायक हैं, हमारे बड़े मेरे भाई यहाँ हैं। टेंडर आपके यहां नहीं, इस प्रदेश में टेंडर बगैर हाँ, पहले हाँ, काम हाँ, हो जाता है, बाद में टेंडर होता है। भाषा इसके सुधारिए, लिए तो भाषा सुधारिए। जी सुनिए जी भैया मैं बताइए। सुना तो टेंडर पिछले कार्यकाल में आपकी विधायक बात नहीं कर रहा हूं, आप हाँ, पर आप तखतपुर सुन के लीजिए विषय ना। में बात ही नहीं कर रहा अरे हूं। विजय बोल भाई- दिए तो सुन लीजिए। जी, सीसी रोड आता था, रात को नेता लोगों के लोग जाके रात को सड़क बना देते थे। 45 लाख की सड़क पुल के लिए आता था, 2 लाख से बना चले जाते थे। जाके देखो, अरे टेंडर वेंडर मेरे यहाँ नहीं चलता, अब पारदर्शी व्यवस्था है, खाल खिंचवा दूंगा। आप किससे? मैंने अरे विजय भाई चले, बड़ा धमका रहे हो धर्मजीत भाई। साहब क्या है, पर आपने बोला खाल खिंचवा दूंगा, यार बता दो तो बिल्कुल किससे? भ्रष्टाचारियों का खाल ही खींचना चाहिए। जी, जनता का पैसा सरकार भेज रही है और बीच में ये बिचौलिए लन फन करेंगे तो खाल तो खिंचाएगा साहब। जी, खाल खींचने का मतलब चमड़ी खींचना नहीं है, खाल खींचने का मतलब है उसके पास सख्त कार्रवाई हुई। बैठे हैं हमारे एसपी कलेक्टर, एक रिपोर्ट दर्ज कराओ, अभी सब ठीक हो जाएंगे जी, गलत लोगों का। आपको मैं उदाहरण दिया, उसलापुर में 26 करोड़ की बिल्डिंग बन रही है, पानी का टंकी बन रहा है, सड़कें बन रही हैं। रामसर साइट हुआ, रामसर साइट हिंदुस्तान में सिर्फ 95 जगह है और वो 96 जगह छत्तीसगढ़ में पहला, वो भी कोपरा तखतपुर विधानसभा में 96वां रामसर साइट हुआ है। अभी उसको देखिएगा जब वो डेवलप होगा तो। आपको ब्लॉक की बहुत चिंता है, तो ब्लॉक हिंदुस्तान में अभी तक कहीं पर भी पूरे हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में नहीं बना है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया जाएगा। और जब बनाया जाएगा तो जैसे जनगणना होती है, जैसे SIR हो रहा है, जैसे और भी नेशनल प्रोग्राम चलते हैं, उसके आधार पर बनेगा। अभी फिलहाल तो आपको बेलतरा से ही काम चलाना पड़ेगा। अब आप संघर्ष करते रहिए, कोई गलती हो तो बताते रहिए, उसको हम लोग सुधार लेंगे। कोई कमी हो तो बताइए, उसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे। और राजनीति में आपको जनता ने प्रतिपक्ष का धर्म निभाने का दिया है, हम आपका स्वागत करते हैं। इन्हें जनता की सेवा करने के लिए विधायक प्रथम नागरिक होने का गौरव प्रदान किया है, ये उसका भी काम करेंगे। और यहाँ जो बैठे हैं हम सब लोग उसी के सिलसिले में चले हैं। कोई गलती कमी बेसी हो तो बताइए। देखिए, जब कमी तक पेशी पे ही बात करनी है, अटल जी से समझना चाहते हैं। अटल जी,
जब तक कोई बताएगा नहीं देखो, आप पिछली तो बार कई जो है बातों में भ्रम भी रहता है। एक निगम के अध्यक्ष थे, पर इस इलाके में जिसको जनता ने चुना था वो तो यही बताता रहा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो भी है अटल जी के हाथ में है। पर अटल जी इस बार तो आप विधायक हो गए। दम कब था? 5 साल के दौरान था कि अभी दम है? पहले सरकार का दम था, अब जनता का दम है। जी। दम दोनों तरफ था। तो इस दमदारी में क्या कर पाए 2 साल में आप? देखिए, विपक्ष का में रहने का ऐसा नहीं है कि विपक्ष में इसलिए काम नहीं होता है, काम अभी भी होता है। आपकी पार्टी का विधायक तो सत्ता में रहते हुए भी बताता था कि कुछ नहीं होता है। अब वो विधायक जाने, पर मैं सबसे पहले तो भूपेश बघेल जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सभी विधायकों को, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का, 4 करोड़ रुपए विधायक निधि के दिए हैं। तो जनता की जो छोटे मोटे काम हैं वो हम लोग अपने विधायक निधि से ही पूरा कर लेते हैं। और सरकार के मंत्री हैं, भाजपा के मंत्री नहीं बने हैं, तो जब भी हम लोग जाते हैं किसी विकास कार्य को लेके तो बाकायदा रिस्पांस मिलता है और काम भी मिलता है। तो जनता के हित के काम के लिए किसी के पास भी जाना पड़े और किसी के पास बोलना पड़े तो कोई उसमें मुझे कोई संकोच नहीं होता और काम मिलता भी है। तो कोशिश है 2 साल से कि कोटा क्षेत्र का विकास हो। या आप ऐसी सेटिंग कैसे बिठाते हो? भूपेश जी भी बड़े टफ आदमी माने जाते थे, लेकिन लोग बोलते थे कि अटल जी तो बड़े दुलारे हैं। ये मैंने और अभी आपने अरुण साहब जी के संदर्भ में भी बताया, जब जाते हो तब अपना काम करा लेते हो। ये सेटिंग क्या है? ये मैंने धर्मजीत भैया से सीखा है सेटिंग का काम। क्योंकि और ये बात सच है कि मैंने सार्वजनिक रूप से जब पहला चुनाव जीता था जी, तो मैं बोला था मुझे अपनी जनता की भलाई के लिए, काम के लिए, उनको सुविधा देने के लिए कोटवार से लेकर के और मुख्यमंत्री तक के भी पैर छूना होगा तो मैं छूऊंगा, क्योंकि मुझे अपने लोगों का काम कराना है और मैं करता हूं और निस्वार्थ भाव से करता हूं। मैं अपने कलेक्टर से मिलता हूं, अपने एसपी से मिलता हूं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिलता हूं, मंत्री जी से मिलता हूं। कुछ चीज समझ में नहीं आता तो धर्म भैया से पूछ लेता हूं और कुछ बात समझ नहीं आता तो अमर भैया से पूछ लेता हूं। तो सभी लोगों के सलाह से काम कराना है, काम हमारा कराना धर्म है, उद्देश्य है, और जितना ज्यादा से ज्यादा काम करा सकेंगे हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ये आप तो खुद ही धर्म हो। जिंदगी भर ये पद किसी के संग नहीं रहता साहब, स्थायी पट्टा लेके कोई नहीं आया है, लेकिन आपके द्वारा किया गया काम जिंदगी भर रहेगा और वो दिखेगा कि ये काम हमने जनता के लिए किया है। वैसे भी हम लोग धर्मजीत भैया का नाम इनके बर्थडे में दिलजीत भैया रख दिए, दिलजीत सिंह ठाकुर। यह लोगों का दिल जीतते हैं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। इनके पास आए हुए लोगों का ये चेहरा और धर्म और जात नहीं देखते या पार्टी नहीं देखते। अगर इनके दर पे आया है तो उसका काम होता है और यही हमने इनसे सीखा है। अभी भी विधानसभा में इनसे सीखते हैं क्या बोलना है, कहाँ बोलना है। ये आके सब नए विधायकों को बोलते हैं कि आप सदन में बोलो, अपने क्षेत्र की मांग रखो। वो तो ठीक है, धर्मजीत जी का तो आपने बता दिया। 5 साल की सरकार और इस 2 साल की सरकार के फर्क को भी बताइए। और तेज गति से काम हो रहा है क्योंकि आप तो ठीक ठाक मैनेज कर लिए हैं, बता रहे हैं। 5 साल मैंने आपको कहा कि 5 साल की सरकार, जो छत्तीसगढ़ का थीम है, जो छत्तीसगढ़ की पहचान है, धान का कटोरा, वहां थी। और ये जो अभी 2 साल की सरकार है, ये अडानी और अंबानी की सरकार है, जो हमारी खनिज संपदाओं को लूटने का काम कर रही है। और कहीं ना कहीं जो हमारे आंखों में धूल, जो कि बस्तर पनडुब्बम, बस्तर ओलंपिक, हमारा पूरा आप देखते जाइए कि जिस तरीके से सरगुजा उजड़ रहा है। भंसदो बागेओ डैम में पानी की बात हो रही थी, पानी खत्म हो जाएगा क्योंकि जंगल कटेगा, वहां गड्ढा होगा और पानी जो आता है कैचमेंट एरिया, उसका पानी नहीं आएगा। बस्तर जो कि हमारा सरगुजा हमारा सिर है, बस्तर हमारा पैर है, वहां पे लगातार कोशिशें हो रही हैं कि वहां की खनिज संपदाओं को कितनी जल्दी दोहन किया जाए। हमारा दाहिना हाथ रायगढ़, जहां तमनार के नाम पर अभी आंदोलन चल रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि वहां खदानें ना खुले। और हमारा जो लेफ्ट हाथ है कवर्धा, जहां पर ऑलरेडी आयरन ओर है। आने वाला समय छत्तीसगढ़ में मांस का लोथड़ा बचेगा, सिर कटेगा, पैर कटेगा, दोनों हाथ कटेंगे। इसको बचाने की लड़ाई लड़नी है। उद्योगपतियों की जो नजर छत्तीसगढ़ पर है, इसको बचाना है। अच्छा अटल जी, एक बात बताओ, आपने बड़ा गंभीर विषय बताया कि ये जो खनिज संपदा है, इसको लूटने के संदर्भ में सब सुनियोजित चल रहा है। आपसे समझना ये चाहता हूं, ये मैन पार्ट में बॉक्साइट की खदान को मंजूरी किसने दी थी? ये इतनी जगह कोयला जो कोरबा इलाके में खदानें खुली रही, दीपका, गेवरा, ये किस सरकार के अंदर मंजूरी मिली थी? ये बस्तर में जो लोहा पिछले 40-50 साल से निकाला जा रहा है, वो जापान तक भेजा जा रहा है, उसकी मंजूरी किसने दी थी? ये अचानक खनिज संपदा जब ये नई सरकार आ गई, विष्णुदेव साय की, तभी चालू हुआ? उससे पहले तो सब कुछ
अंदर ही था। देखिए, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी अगर काम करती है, चाहे वो एससीसीएल हो या एनएमडीसी हो, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ खुदाई करती है। 40 साल एनएमडीसी को काम करते हो गए जी। उन्होंने जितना कोयला इस देश को जरूरत है, जो जापान से एग्रीमेंट है वहां जा रहा है। पर अभी जो मंशा दिख रही है कि जो 40 किलोमीटर की रेंज है, जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा अच्छा आयरन ओर है, जहां पर 70 से 80% आयरन ओर का परसेंटेज है, उसको अगर उद्योगपतियों के हाथ में दे दिया जाएगा। मतलब अटल जी का कहना है कि छत्तीसगढ़ से निकला हुआ आयरन ओर अगर जापान को सीधे निर्यात कर दिया गया तो वो सही निर्णय था, और अगर बस्तर से निकाला हुआ आयरन ओर यहीं के उद्यमियों के द्वारा अगर बनाया जाता है तो वो एक गलत निर्णय होगा। अटल जी की ऐसी एनएमडीसी खुदा एक्सकेवेशन का काम कर रही है, उसकी खुदाई का काम कर रही है, और एग्रीमेंट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं, उसके तहत आज से 25-30 साल पहले जापान के पास कोयला जाने का एग्रीमेंट हुआ, जो लगातार जा रहा है। पर जो दोहन होने वाला है, आज कोयले की जरूरत छत्तीसगढ़ को नहीं है, छत्तीसगढ़ पर पर्याप्त बिजली है, पर हम कोयला भी दें, हम राखड़ भी खाएं, हम प्रदूषण भी झेलें, और बिजली दूसरा, मतलब रोशनी वहां और राख यहां, ये डेवलपमेंट छत्तीसगढ़ का विकास नहीं कर सकता। मतलब अगर छत्तीसगढ़ के कोयले से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में बिजली पहुंचती है तो ये एक गलत निर्णय है, और छत्तीसगढ़ का लोहे का जो कण है वो जापान को भेज दिया जाता है, उसको हम सही निर्णय देंगे। क्या इस विरोधाभास में अटल जी की सहमति है? बहुत सारी चीजें तो विदेशों में जा रही है, हमारे तो एयरपोर्ट्स दे दिए गए हैं, हमारे पास बांग्लादेश की बिजली हमारे छत्तीसगढ़ को अडानी जी दे रहे हैं, और बांग्लादेश वाले वहां बात कर रहे हैं हिंदुओं को मारने की। तो ये डबल क्रॉस नहीं चलेगा, सिंगल क्रॉस होना चाहिए। जी, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जी को जो परसा कोल ब्लॉक आवंटित हुआ, अटल बिया हमारे बहुत सीनियर कांग्रेस के नेता हैं, किसके कार्यकाल में, तब वहां किसकी सरकार थी, यहां किसकी सरकार थी, और एनओसी किसने दी, इस पर भी व्याख्यान माननीय अटल जी का आना चाहिए। राजस्थान गवर्नमेंट को परसा कोल ब्लॉक दिया गया जी, राजस्थान गवर्नमेंट ने उसके एक्सकवेशन का काम अडानी को दिया। किसकी सरकार थी? हमारी कांग्रेस की सरकार थी। अब विषय क्लियर हो जोरदार तालियां। जी, एक बार विषय क्लियर हो गया। हाँ, सुनिए कि जो गठबंधन है न्यूयॉर्क से लेकर जहां अडानी तो बिजनेसमैन सबसे गठबंधन करता है, फिर आरोप क्यों लगाते हैं आप? तो मैं दूसरी बात बोलता हूं, अडानी को जब एक्सकेवेशन का काम दिया तो आने वाले 20 सालों में राजस्थान गवर्नमेंट को जितनी बिजली की जरूरत है, उस बिजली के हिसाब से उसको जितना कोयला चाहिए उसका डिपॉजिट वहां है। पर एक्सकेवेशन के नाम पर, ओवरबर्डन के नाम पर अडानी ने उसको 10 साल में खत्म कर दिया। उसका नया ब्लॉक भी आपके कार्यकाल में, और जितनी रेल से यहां से जितनी ट्रेनें जा रही हैं, हमारी यात्री ट्रेनें रोक के जितनी ट्रेनें जा रही हैं वो अडानी के कोयले को भर के जा रही हैं। उसका एक्सटेंशन भी प्रशासन ने और शासन ने आंख बंद कर लिए, क्योंकि इनका मालिक मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं, और छत्तीसगढ़ में जो दोहन हो रहा है, लूट हो रहा है, उसको रोकना नहीं हो सकता। और जब तक स्पष्टता के साथ करता हूं, सरकार आपकी थी, आप लूटते जाइए, एक्सटेंशन भी आपने दिया है, हर जिले में हिडमा पैदा किसी होगा, और ने नहीं दिया है। अगर जयराम रमेश जी के हस्ताक्षर से एक्सटेंशन हुए। इसी तरीके की लूट आप जो बात बोलना तो हर प्रदेश में, हर जिले में अगर दल के विषय पर चिंता करनी है तो चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अगर हस्ताक्षर युक्त किसी सरकार ने की है, सरकार आपकी थी, जयराम रमेश जी के माध्यम से एक्सटेंशन हुआ है। मेरे तो एक रोचक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि बिलासपुर के संदर्भ में आप लोगों के पास विषय खत्म हो गए। नहीं, मैं अभी आप आता से लेके बस्तर तक मैं आता, लेकिन जब चूंकि विषय दो मिनट जब आपके बोला आग्रह कर रहा हूं कि मेरे पर विषय आया बेलतरा का जी, अब कुछ स्पष्टता के साथ बात करनी पड़ेगी क्योंकि हिमांशु जी मंच पर है जी, और अगर हिमांशु जी मंच पर है तो साक्ष्य के साथ बात होगी जी। मैं आज सार्वजनिक करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो मेरे साथी ने मुझे बोला किस क्षेत्र में मैंने काम छोड़ा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की अगर राजनीतिक रचना की आप चिंता करें तो विधानसभा चुनाव के 15 महीने तक आप लगातार चुनाव में होते हैं। उसके बाद अगर अन्य कार्यकाल देखें तो हमको 8 महीने मिले हैं जो हमारी नगर पालिका चुनाव के बाद मिली। जल संसाधन की बात करें तो नेवसा सिंचाई परियोजना 70 साल से जो क्षेत्र पानी के लिए प्यासा है वो स्वीकृत हो चुका है। जिस सड़क की बात की उन्होंने, आपके ही आईएनएच चैनल के पत्रकार संवाददाता के साथ 24 घंटे के अंदर मौके पर पहुंचे, कलेक्टर साहब, एसपी साहब या आयुक्त हमारे कमिश्नर नगर निगम तत्कालीन 48 घंटे के अंदर मौके पर पहुंचे, और सबसे अच्छी बात है कि 72 घंटे के अंदर उसकी स्वीकृति आई। यह है कथनी और करनी का विषय। लेकिन मैं आज आपके सामने हिमांशु जी मैं विषय सौंप रहा हूं जी, और ये सार्वजनिक कर रहा हूं आपके चैनल पर कि चुनौती देता हूं, आइए मौके का सत्यापन करें। अगर मैं 1500 करोड़ कह रहा हूं
तो मैं दस्तावेज पर उसकी सिद्धि के लिए तैयार हूं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से, जी, कि अपने 5 साल के कार्यकाल में 20 करोड़ का आवंटन बेलतरा विधानसभा पे कहां पर दिया है, अगर ये बता दें। 20 करोड़ मात्र, ये खुद उस जो परिसीमित बिलासपुर था, जिसको विसंगतिपूर्ण तरीके से गांव को नगर निगम में जोड़ा गया, उसके पहले निर्वाचित पार्षद थे और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। जिस स्मार्ट सिटी की बात ये कह रहे हैं, मैं तो सवाल तब क्यों चुप थे अच्छा, सुशांत जब जी, अवैध निर्माण हो रहे थे? मेरा तो सवाल क्या थोड़ा कमीशन करप्शन को संरक्षण था? मेरा तो सवाल थोड़ा दूसरा है। जी। मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने बताया कि आपने पीने के पानी की उस समस्या का निदान कर दिया जो बेलतरा में 70 साल से थी। अब निदान भी क्या, कार्रवाई की? 5 साल तो भूपेश बघेल जी की सरकार थी, पर उससे पहले 15 साल तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जी बड़ी सक्रिय सरकार थी, आप लोग बताते हैं। जी 15 साल सरकार रही, वो बेलतरा के लोग प्यासे रहे, ऐसा कैसे हो पाया? मैं इसके पीछे कारण बताता हूं। अमृत मिशन योजना के तहत अरिहन के नाले के लिंक के नाम पर जो हमने प्रस्ताव दिया, वो तत्कालीन यूपीए की गवर्नमेंट ने निरस्त कर दिया। तब विषय आया अमृत मिशन से बिलासपुर को पानी देने का और रतनपुर नगर पालिका को पानी देने का। सरकार थी भूपेश बघेल जी की, उन्होंने अमृत मिशन के तहत जल जो समझौता होता है, अनुबंध, उसको किसानों से हटाकर अनुबंध को संशोधित करते हुए आम जनों को भी पीने की पानी की व्यवस्था दी। उसके लिए उनका धन्यवाद। तब यह विषय उठा कि जो 18 गांव तालाब के पास रह के प्यासे रहते हैं, तब वो नजर में आई। और पहला भाग्य, मेरा सौभाग्य है कि माननीय विष्णुदेव साय जी ने पहले सत्र पे, पहले बजट पर अगर किसी जल संसाधन विभाग की योजना की स्वीकृति दी तो नेवसा सिंचाई परियोजना है। तो उसकी लेकिन जब आपको स्वीकृति मिली। अब मैं कह रहा हूं, मैं विषय में कुछ बातें मेरे पहले पूर्व में आई, तो मेरा पक्ष है, एक प्रतिनिधि होने के नाते अपनी बात रखता आपने अपनी बात रखी, लेकिन मैं अब आखिरी टिप्पणी चाहता हूं अटल जी से। अभी 5-6 जनवरी को एक बड़ी बैठक बताया गया कि बिलासपुर में हुई, बिलासपुर के जनप्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री की। चाय अच्छी थी उसमें या कुछ बात भी ठीक ठाक हुई? नहीं, बिलासपुर के लिए तो अच्छी खबर है कि बिलासपुर के बारे में सोचा गया और सब जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया। पर माननीय धर्मजीत सिंह कह रहे थे कि 150 करोड़ का उद्घाटन सकरी में होना था। वहां की नामों की पट्टिका में कुछ आपस में कुछ बातें हुई, उसको पटाक्षेप करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने ऐसा साथी बता रहे थे। पर अच्छी बात है कि बिलासपुर को लेकर एक वहां पर रोड मैप तैयार हुआ है। आने वाले 20 सालों 25 सालों का एक प्रोजेक्ट बना। मतलब पट्टिका का विषय वहां पर डिस्कस हुआ या योजना डिस्कस हुई? दोनों अलग अलग मीटिंग्स हुई थी, तो दोनों पट्टिका का आप उस वाली बैठक में भी हिस्सा हो गए? वैसे ही हुई थी जैसे नहीं, भूपेश बघेल जी और चरणदास महंत जी और दीपक हमारे बैठे। मित्र नहीं, मैं जानना चाहता हूँ भाई, अटल जी बड़े आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि दोनों बैठक हुई थी, तो हम जानना चाहते थे कि आजकल भाजपा की अंदरूनी बैठक में भी अटल जी को जगह मिलने लगी। नहीं, हमारे मित्र वहां भी हैं जी, हमें खबर देते हैं। अटल जी जो बोल रहे थे ना, दीपक बैज जी, भूपेश बघेल जी और महंत जी की जो बैठक होती है ना, उससे वो सरोकार जोड़े थे, ऐसा इधर है नहीं। नहीं, वो मीटिंग हुई थी, उसमें हम सभी लोग थे, हमारे वरिष्ठ विधायक धर्मलाल कौशिक जी, माननीय अमर अग्रवाल जी, मैं भी था, सुशांत भी थे, महापौर जी भी थी और सारे अधिकारी थे। कलेक्टर साहब ने पूरा प्रेजेंटेशन दिया। बिलासपुर के जितने डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है जो किसी कारण से कहीं रुका है या कोई उसमें ज्यादा व्यवधान आ रहा है, तो उसको दूर करने और सरल करने और उसको मंजूरी की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए बहुत सी बातें हुई। और उसमें एक से एक बड़ी बड़ी योजनाओं को भी अमल में लाने का निर्देश भी दिया गया। जहां तक के सकरी की बात है, सकरी में 46 करोड़ रुपए के भूमि पूजन को होना था, लेकिन हमारे 25-30 करोड़ के काम को हम नहीं जोड़ पाए थे, जो कि मंजूरी होकर के पता नहीं था। तो उसको जोड़ करके प्रशासन अभी बहुत जल्द कराएगा। और मुख्यमंत्री जी इन्हीं सब विकास कार्यों के लिए बिलासपुर के डेवलपमेंट को ही ध्यान में रख करके बिलासपुर को महत्ता देते हुए आज यहां पर 26 जनवरी का झंडा फहराने के लिए आ रहे हैं। और ये बहुत दिनों बाद, शायद मेरे ख्याल से तो किसी मुख्यमंत्री को मैं यहां झंडा फहराते पहली बार देखूंगा। वो आए हैं तो उनका स्वागत है। बिलासपुर के लिए उनके दिल में पूरी सद्भावना है। और बिलासपुर के हम सब लोग, हमारे वरिष्ठ नेता अमर अग्रवाल जी भी आ गए हैं, धर्म कौशिक जी भी हैं और हम लोग भी सब मिल करके बिलासपुर के विकास की बात सवेरे दोपहर शाम को सोचते हैं और हर बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री और मंत्रियों से मिलते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
बहुत अच्छे से काम हो अटल रहा जी है। को भी कभी कभी साथ ले लेते कि नहीं? नहीं, अटल जी का भी क्षेत्र अगर होता है काम तो दिक्कत क्या है? कोटा के लोग भी, वहां की जनता भी तो हमारी है, वो भी तो विष्णुदेव साय की जनता है। अब सिर्फ विधानसभा में मैं विधायक कोई जीता, है? लोकसभा में नहीं, तो उन्होंने नाम लिया नहीं ना, इसलिए पूछ लिया भाई। अटल जी या और कोई दूसरे जो हैं उन जी। लोगों के भी क्षेत्र में काम हो रहा है। हम समदर्शी तरीके से देखते हैं। हमारी सरकार समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए लोगों तक सुविधा पहुंचाती। पीएम जनमन क्या है? एक मिनट ले रहा हूं। पीएम जनमन योजना में मुझको सिर्फ एक सड़क मिल पाई और शायद आपको मिली भी नहीं होगी। अमर भैया के यहां प्रश्न ही नहीं उठता है। मेरे यहां एक सड़क, आपके यहां कितनी? 250 करोड़ की। बताइए, इससे ज्यादा निष्पक्ष और अच्छी सरकार कहां मिल सकती है दुनिया में? अरे धर्म भाई, एक बात बताओ, आप जिस तरीके से सबका बखान कर रहे हो, सबके विषय में बता रहे हो, विधानसभा से मन भर गया क्या? लोकसभा वगैरह की तरफ तो नहीं नहीं देख रहे? साहब, मैं जीवन में कभी ना लोकसभा के बारे में सोचा और न मैं कभी मंत्री बनने के बारे में सोचा। अरे सोचा तो आपने भाजपा के बारे में भी नहीं था, पर भाजपा हाँ। में दिख रहे हो। और इसलिए मैं आपसे बताया कि मैं भाजपा में नया हूं। मुझे कोई प्रॉब्लम होता है तो इधर बैठे हैं अमर अग्रवाल जी, उधर बैठे हैं धर्म कौशिक जी, पूछ के अपना काम निकाल लेता हूं। यहां तो क्या है, सिस्टम से चलना पड़ता है ना। यहां का नियम कायदा थोड़ा अलग है, तो वो उसमें पूछना पड़ता है मुझको। अगर मैं कांग्रेस वाले सिस्टम में यहां चलूंगा ना तो 24 घंटे के अंदर फिर वापस चले जाऊंगा। तो 24 घंटे के अंदर फिर वापस चला जाऊंगा। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात धर्मजीत सिंह जी ने बताया कि एक लंबे अरसे के बाद बिलासपुर को लेकर विस्तार से बातचीत जनप्रतिनिधियों की रायपुर में हुई, जिसमें कई फैसले लिए गए हैं। कुछ देर में स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हमारे साथ संवाद के लिए यहां पर मौजूद होंगे। तब हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ योजना है उनके जहन में बिलासपुर को लेकर। लेकिन इस सत्र में इतना ही। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस संवाद का हिस्सा बनने के लिए। चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हमारे साथियों के लिए और आगे की कार्रवाई के लिए सुनेंगे।